आज का हमारा जो टॉपिक है हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो एक छोटा सा पहले इसके बारे में इंट्रो जान लेते हैं, फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं और इस चैप्टर को कौन सी संस्थाएं अडॉप्ट करती हैं, मीन्स इस चैप्टर का रोल कौन सी संस्थाओं पे पड़ता है। तो जैसा कि नाम से ही देख के लग रहा होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना लाभ के लिए काम करती हो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानेंगे। लाभ न कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य जिन भी संस्थाओं का है उन संस्थाओं को हम गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं, है ना। अब ये संस्थाएं कौन से अकाउंट बनाती हैं, मीन्स इनका जब अकाउंट मेंटेन होता है तो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाते हैं, तो दूसरा इनके यहां बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दूसरा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं आय एवं व्यय खाता। ये खाते बनाए जाते हैं इनके थ्रू, है ना। बाकी लास्ट में बैलेंस शीट बनता है, तो उसकी कोई बात ही नहीं है, वो कैसे बनता है अभी बता देंगे। बेसिकली ये दो अकाउंट ये बनाते हैं। आप सभी लोग जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो उसके नीचे आप ऐसे लिख दीजिए कैश बुक, कैश बुक, ठीक है। कैश बुक कंफ्यूज करे तो ऐसे समझिए कैश अकाउंट। अकाउंट तो सब लोग जानते होंगे ना, कैश अकाउंट कैसे बनता था। जो कैश अकाउंट बनाने का नियम था वही पूरा का पूरा नियम रिसीप्ट एंड पेमेंट पे भी अप्लाई कर दीजिए, तो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। तो जो लोग कैश अकाउंट बनाना जानते हैं वो लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना ले जाएंगे, बट जिन्हें नहीं पता है तो वो परेशान ना हो। ये स्पेशली सेशन उन्हीं के लिए है जिनको उसके बारे में नहीं नॉलेज है। तो अभी हम उन्हें ये भी बता देते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह बनता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, तो ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह मतलब लाभानी खाता की तरह। लाभानी खाता की तरह बनाया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को, और कैश बुक की तरह बनाया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को। कैश बुक को क्या बोलते हैं, रोकड़ बही, रोकड़ बही, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये आपका फॉर्मेट होता है रिसीट एंड पेमेंट का। डेबिट साइड में रिसीट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स को लिखते हैं। ये हो गया। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट की बात करेंगे
तो उसका फॉर्मेट ये है। इसके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को लिखते हैं। ठीक, अब इस रिसीट साइड में क्या लिखा जाएगा, पेमेंट्स में क्या लिखा जाएगा, एक्सपेंडिचर के डेबिट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा जाएगा और इनकम में क्या लिखा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस करते हैं। अगर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि किसकी तरह बनाते हैं, कैश बुक। तो रिसीप्ट साइड में टोटल जितना रिसीट होता है पूरा लिख दीजिए। एक साल में जितना आपको कैश में रिसीव हुआ है उन सभी को रिसीट साइड में लिख दीजिए। एक साल में जितना भी रिसीव हुआ वो पिछले साल का था, नेक्स्ट ईयर का है कि करेंट ईयर का है या 10 साल पीछे का है या 5 साल आगे का है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। बस उस ईयर में अगर आपको मिल गया है तो उसको रिसीट साइड में लिखेंगे। बात को ध्यान रखिएगा। पैसा चाहे जिस साल का हो, वो जिस अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा उसी अकाउंटिंग ईयर के रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय रिसीट साइड में लिख लिया जाएगा। कहने का मतलब ऑल कैश रिसीट ड्यूरिंग द ईयर रिसीट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल कैश रिसीट, जितना भी कैश रिसीट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में जितना भी कैश मिला है सबको रिसीट साइड में लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब जो भी आपको कैश पूरे साल भर में मिलता है वो 2 तरीके का होता है। वो कितने तरीके का होता है, 2। एक रेवेन्यू नेचर का, दूसरा कैपिटल नेचर का। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं अभी इसके भी ऊपर बात करेंगे। रेवेन्यू का मतलब होता है आगम और कैपिटल का मतलब होता है पूंजीगत। ठीक, ध्यान दीजिएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय रिसीट साइड में आप क्या लिखेंगे, तो उसका आंसर होगा कि ऑल कैश रिसीट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितना भी कैश मिला उस सभी कैश को डेबिट में मीन्स रिसीट साइड में लिख देंगे। और जो हमें पूरे साल भर में कैश मिलता है वो रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। तो इसका रोल अभी कहाँ आएगा बताते हैं, पहले इतना आप जान जाइए। अब पेमेंट साइड में क्या लिखते हैं, तो पेमेंट साइड में लिखते हैं ऑल कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी कैश में पेमेंट किया गया है ड्यूरिंग द ईयर में वो सब पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना भी पेमेंट किया गया मतलब अगर आपके पास से कैश गया तो पेमेंट साइड में, अगर आपके पास कैश आया तो रिसीट साइड में। वो कौन से साल का है इससे कोई भी मतलब नहीं होगा, बस आपको उस साल में मिल गया तो रिसीट साइड में लिख दीजिए, अगर आपने उस साल में पे कर दिया तो पेमेंट साइड में कर दीजिए। क्लियर। जो हमें पेमेंट्स मिलता है वो पेमेंट्स भी रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, जो हम पेमेंट करते हैं वो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है और पूंजीगत भी नेचर का हो सकता है। क्लियर। इतनी चीज़ों को अगर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देंगे तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना ले जाएंगे। उसके बाद करते क्या है, इसको जब क्लोज करेंगे ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को जब बंद करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसका हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा आता है।
कौन सा साइड? डेबिट साइड ज़्यादा आएगा किससे? क्रेडिट से। ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों होता है? तो सोचिए, जितना पैसा आपके पास है क्या उससे ज़्यादा पेमेंट कर पाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है ना। आपके पास जितना कैश है उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, हाँ उतना रुपया पेमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर हो सकता है, डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब इसे क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल के आता है। क्या निकल के आता है? बैलेंस, जो कि जब नेक्स्ट ईयर में बनाएंगे तो यही डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन बन जाता है। तो इस तरीके से आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्या कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की रिसीट को रिसीट एंड पेमेंट में लिखा जाता है, या फिर क्या रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की। जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं सबको एक्सपेंडिचर साइड में लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड, केवल सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड, और वो एक्सपेंस चाहे कैश में पे हो गया हो और चाहे नॉन कैश रहा हो। मीन्स चाहे पेड हो गया हो या फिर चाहे आउटस्टैंडिंग रहा हो, दोनों ही केस में दिखाया जाएगा। पेड का मतलब दे दिया गया हो, और आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं दिया गया हो। जैसे अगर हम बात करें सैलरी की, मीन्स वेतन की, तो वेतन खर्चा होता है। क्वेश्चन में बोला कि 10 महीने का वेतन 10,000 रुपया दे दिया गया, बाकी 2 महीने की बात कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 10 महीने का वेतन दे दिया गया है, लेकिन अभी 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया है। अभी 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया है। तो अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो एक्सपेंस जितना भी ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड है वो पूरा एक्सपेंस को दिखाएंगे, चाहे वो पे हुआ हो और चाहे ना हुआ हो। तो उस केस में यहाँ सैलरी के रूप में आप 10,000 रुपया पहले अंदर रखेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी करके 2,000 और जोड़ेंगे, तब बाहर 12,000 लिखेंगे। क्योंकि 10,000 सैलरी 10 महीने का था, तो 1 महीने की सैलरी कितनी, तो 10 से भाग दे देंगे तो 1,000 आ जाएगा। तो 1,000 1 महीने का हुआ, और 2 महीने का नहीं दिया है तो 2 महीने का 2,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। तो 10,000 में 2,000 जोड़ दिए तो पूरे साल भर की सैलरी कितना बनेगा? 12,000। दूसरी भाषा में पूरे साल भर का खर्चा कितना बनेगा? 12,000। 12,000 में से 10,000 पे कर दिए हैं, लेकिन 2,000 अभी पे नहीं किए हैं। और आपको यही मैंने बताया कि 1 साल से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं सभी खर्चे को एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है, चाहे वो कैश में दे दिया गया हो और चाहे कैश में ना दिया गया हो, तो एक्सपेंडिचर में वो लिखा जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल से संबंधित खर्चे को लिखना है, आगे वाले साल के और पीछे वाले साल के खर्चे को नहीं लिखना है। ठीक है। इनकम साइड में ऑल इनकम रिलेटेड टू ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड जितनी भी इनकम है सबको लिख लेंगे। अब वो इनकम
कैश में भी मिला होगा और नॉन कैश भी होगा, है कि नहीं? सेम वही चीज़, मिल गया होगा, नहीं मिला होगा। नहीं मिला होगा। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप हमें फीस देते हैं। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने फ़ी हमें 9 महीने का 9 मंथ का 18,000 रुपया दे दिया, तो अभी कितने महीने का नहीं दिया है? 3 मंथ्स का। अगर वो अभी 3 मंथ्स का नहीं दिया है तो कितना रुपया नहीं दिया? तो 9 महीने का 18,000 है, तो 9 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 2,000 आएगा, तो वो 2,000 1 महीने का हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने 1 महीना का जो फीस मुझे देता था वो 2,000 देता था। तो 3 महीने का भी नहीं दिया है, तो 3 महीने का मतलब कितना नहीं दिया? 6,000। इसका मतलब 1 साल का टोटल फीस मुझे उस स्टूडेंट से कितना लेना था? 24,000 रुपया। उसने मुझे दिया कितना? 18,000। तो उसको हम लिख देंगे बाई फी 18,000। कितना अभी नहीं मिला उसको जोड़ देंगे, और स्टैंडिंग फ़ी कितना? 6,000, और बाहर कितना हो जाएगा? 24,000। तो देखिए ये जो हमने 24,000 दिखाया ये भी तो 12 महीने का ही तो दिखाए हैं। यहाँ जो 12,000 दिखाए वो भी 12 महीने का दिखाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाया जाएगा तो इनकम साइड में सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंटिंग ईयर का जितना भी इनकम होगा उतना ही इनकम दिखाया जाएगा इनकम साइड में, और उस अकाउंटिंग ईयर का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उस एक्सपेंडिचर को दिखाया जाएगा डेबिट साइड में। इसके बाद जब इसको क्लोज करेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा दोनों साइड में से कोई भी एक बड़ा या छोटा हो सकता है। मतलब क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकता है, डेबिट भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका डेबिट ज़्यादा होता है किससे? क्रेडिट से, तो डेफिसिट आएगा, और आपका क्रेडिट ज़्यादा हो जाता है किससे? डेबिट से, तो सरप्लस आएगा। ठीक है, यही आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। जो भी डेफिसिट या सरप्लस आता है उसको बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड का अमाउंट शो होता है उसी में ले जा करके एडजस्ट कर देते हैं। मीन्स डेफिशिएंसी के केस में माइनस करते हैं और सरप्लस के केस में प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाता है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाता है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग बैलेंस शीट को भी बनाते हैं। किसे बनाते हैं? बैलेंस शीट को भी बनाते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है तो ये तो आपको पता ही है कि बैलेंस शीट जैसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बैलेंस शीट को बनाएगा। मतलब लायबिलिटी साइड में सभी लायबिलिटी को दिखाया जाएगा, असेट्स साइड में सभी असेट्स को दिखा देंगे, तो दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा तो बैलेंस शीट बन जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर से होता है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उसकी हेल्प से ये पूछा जाता है कि कितना अमाउंट शो किया जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में या कितना अमाउंट शो किया जाएगा इनकम साइड में। जिस आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ये क्यों लिखे थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेवेन्यू नेचर का रिसीट होता है वही आपका आकर के इनकम बन जाता है, वही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इनकम साइड में चला जाता है। कहने का मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन के रूप में दिया रहेगा और जब सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन में आपसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवाया जाएगा। तो जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि जितने भी एक्सपेंस उस ईयर से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को दिखाते हैं, और वो भी रेवेन्यू नेचर का। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ रेवेन्यू रखा जाता है, रेवेन्यू,
रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम। ठीक है, तो जो रिसीट साइड में रेवेन्यू नेचर के इनकम दिखते हैं वो इनकम साइड में आकर के दिखा दिए जाते हैं, और पेमेंट साइड में जो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट दिखता है वो एक्सपेंडिचर साइड में ला करके दिखा दिया जाता है। ठीक, बाकी अगर हम इस कैपिटल की बात करें तो ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में जो भी अमाउंट दिखाई देंगे वो अमाउंट कौन से नेचर का है पहले ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रिसीप्ट रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, और अगर वो कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में जाएगा। सेम यही चीज़ पेमेंट साइड में भी आपको पहचानना पड़ेगा कि जो मैंने पेमेंट किया वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। अगर पेमेंट रेवेन्यू नेचर का है तब तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस के रूप में शो कर दिया जाएगा। अगर वही कैपिटल नेचर का है तो फिर वो बैलेंस शीट में उठ के चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से देगा, मीन्स क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन रिसीप्ट एंड पेमेंट से रहेगा, और जो क्वेश्चन का सलूशन होगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना करके करना पड़ेगा। तो जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्म में रहेगा। तो रिसीट साइड में आप देखिए कि जो हमें रिसीट हुआ है उसमें से वो कौन कौन सा आइटम रेवेन्यू नेचर का है, जो आइटम रेवेन्यू नेचर का दिखे उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इनकम साइड में दिखा दीजिए, और जो कैपिटल नेचर का दिखे उसे बैलेंस शीट में दिखा दीजिए, और पेमेंट साइड से जो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट दिखे उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दीजिए, और जो कैपिटल नेचर का दिखे उसको बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। अब जो कैपिटल नेचर का पेमेंट होता है वो मोस्टली असेट ही होता है। मोस्टली क्या होता है? असेट, मतलब आप कोई असेट खरीदते हैं तो वो बैलेंस शीट के असेट में जाता है, और जो इधर का पेमेंट हो आपको रिसीव होता है कैपिटल नेचर का वो मोस्टली लायबिलिटी होता है, तो वो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में चला जाता है। तो इस तरीके से आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन बनता है तो बेशक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप फ़ोन पे बात करके अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल भी करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे YouTube चैनल की जो फैमिली मेंबर्स है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है, हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।